तो दोस्तों इंडिया की स्टॉक मार्केट में फ्रॉड स्कैम होना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। आए दिन हम सुनते हैं कि फलां बंदे के साथ टेलीग्राम चैनल ने नुकसान करवा दिया, एडवाइजरी पैसा लेके भाग गई, किसी इन्फ्लुएंसर ने नुकसान करवा दिया, स्टॉक ब्रोकर ने पैसा खा लिया। कुछ ना कुछ चलता रहता है, शिकायतें भी की जाती हैं, लेकिन उसमें भी अपना समय लगता है। अब इसमें एक रीज़न तो ये है कि सेबी अपना कार्यशैली में, अपने काम करने के तरीके में थोड़ा स्लो है, टेक्नोलॉजी गैप्स हैं, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं। लेकिन साथ में जो ट्रेडर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कदम रखता है, उसकी सोच यही होती है कि वो जल्दी से अमीर बन जाए, पैसा कमा ले। अब सेबी कहता है कि भैया मेरे पास 1341 1341 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं और मेरे पास करीब 948 रिसर्च एनालिस्ट हैं। ये सब रेगुलेटेड लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इनके थ्रू जो आपको करना है कीजिए। कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो आपको करना है, डबल ट्रेडिंग मत करना, इनके थ्रू पैसा लगाना। तो कई बार ये भी फ्रॉड कर जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं। तो फिर इस केस में जो रेगुलेशन के अंडर है, जो रेगुलेशन के अंडर नहीं है, फ़र्क बहुत कम रह जाता है, क्योंकि दोनों तरह के लोग फ्रॉड करते हैं। क्योंकि उनको फ्रॉड करने के लिए पहली बात तो लोग मिल जाते हैं और दूसरा उनको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं है। अब स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होते क्यों हैं, स्पेसिफिकली नंबर्स के साथ इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जब भी किसी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ आप शिकायत करते हैं तो सेबी ने स्कोर्स पोर्टल बना रखा है। उस स्कोर्स पोर्टल में आप जाइए, शिकायत कीजिए और कुछ ना कुछ समय के बाद आपकी सॉल्यूशन समाधान दे दिया जाएगा। अब देखिए दिक्कत यहाँ पे क्या है, जब आप स्कोर्स पोर्टल में जाते हैं ना, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद शिकायत डालना इतना मेहनत वाला काम है, इतना दिक्कत वाला काम है। हमने देखने की कोशिश की कि क्या सेबी ने इस पोर्टल को ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव करने की कोशिश की है। तो हम इंटरनेट के वेब आर्काइव्स में गए, जहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो कि क्या ये वेबसाइट इस टाइम पे ऐसे दिख रही है, पहले कैसी थी, क्या यहाँ से इंप्रूवमेंट हुआ है या वैसा ही है। तो स्कोर्स को जब हमने देखा वेब आर्काइव में जाके, तो आप देख सकते हैं खुद ही कि 2017 जुलाई और उसके बाद भी जो आज पोर्टल दिख रहा है और जो जुलाई 2017 में दिख रहा था सेम है, कोई फ़र्क नहीं किया गया है। मतलब एक बार भी इस पोर्टल में एटलीस्ट देखने लेवल पे जो काम करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाई गई है। तो टेक्नोलॉजी लेवल पे जब शिकायत करनी होती है ना, तो शिकायत में बंदा कहता है कि जल्दी से मेरी शिकायत पहुंच जाए, उधर से फ़ोन आए, सॉल्व हो जाए, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। तो शिकायत करना ही मतलब पुलिस स्टेशन में जैसे एफआईआर करवाने में बहुत समय लगता है ना, कई बार सेम है सेबी के स्कोर्स पोर्टल में शिकायत करना। एक्चुअली सेबी के स्कोर्स पोर्टल की ही शिकायत हो जानी चाहिए। और वैसे वो अवेलेबल नहीं है कि हम सेबी के खिलाफ शिकायत करते हैं, लेकिन दिस इज़ वन बिग प्रॉब्लम। दूसरा, जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, अब सेबी या एनएससी के साथ मिलकर ब्रोकर्स के थ्रू आपको बार बार नोटिफिकेशंस, एडवाइजरीज इशू करता रहता है कि भैया फलां बंदा पकड़ा गया है, ये बंदा प्रॉफिट शेयरिंग में काम करता है, ये इलीगल एडवाइजरी करता है, ये वैसा है वैसा है। उसका फ़ोन नंबर, उसका नाम, उसकी कंपनी का नाम बार बार दिया जाता है और कहा जाता है कि देखिए ये हमारे साथ जुड़ा नहीं हुआ, इसके साथ काम मत कीजिएगा। अब ये आपको बता दिया गया है, अब आप करते हो, उसके बाद आपकी गलती है, और है भी सच। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं उनके खिलाफ आप स्कोर्स पोर्टल में कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको उस लिस्ट में दिखाई देंगे ही नहीं। सिर्फ रेगुलेटेड या रजिस्टर्ड एंटिटीज़ ही, चाहे वो एडवाइजरी हो, एपीआई जो भी हो, वो सभी आपको दिखाई देते हैं। अनरजिस्टर्ड लोग, जो कि ज़्यादातर लोग वही होते हैं, 95% लोग जो अनरजिस्टर्ड होते, जो शिकायतें होती हैं वो अनरजिस्टर्ड के खिलाफ ही होती हैं। उन लोगों के खिलाफ आप सेबी के स्कोर्स पोर्टल में शिकायत नहीं कर सकते। आपको sebi@sebi.gov.in पे ईमेल करना होगा, फिर आपका देखा जाएगा। हमने फ़ोन करके पूछा भी कि कितना समय लगता है कभी अगर हमने कंप्लेंट करनी हो। तो TAT मतलब टर्न अराउंड टाइम, टैट क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई टैट नहीं है इसका, जब लगेगा टाइम तो बता देंगे आपको, ये क्लियरली बोला गया है। दूसरा मुद्दा, मतलब सेबी के साथ जुड़े हुए IARA भी जब फ्रॉड करते हैं। इनका रिसेंटली एक एग्जांपल आया, मनीष गोयल नाम के एक RA का। अब ये RA थे, रिसर्च एनालिस्ट थे, इनका काम था लोगों को टिप्स देना और उसके बाद उनका प्रॉफिट जो भी होता है उन्हें देना। अब स्टॉक मार्केट में आप गारंटी तो ले नहीं सकते थे, लेकिन इन्होंने ले रखी थी। इन्होंने कहा था कि भैया आपको एश्योर रिटर्न्स आएंगे और इन केस आपको नुकसान होता है तो मैं अपनी तरफ से, अपनी जेब से आपको जिस स्टॉक में नुकसान हुआ, एक्स्ट्रा शेयर के पैसे मैं आपको दे दिया करूँगा, एक्स्ट्रा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाया करेंगे। दूसरा दिक्कत उन्होंने कह रखी थी कि जो भी स्टॉक की रिकमेंडेशन देते थे उस स्टॉक में ये लीगली, टेक्निकली खुद अलाउड नहीं होते हैं ट्रेड करने के लिए, खुद भी करे जा रहे थे। इन पे पंप एंड डंप का एक तरह से केस वहीं पे भी बनता है। और साथ में एक दूसरी कंपनी के ये डायरेक्टर भी बन रखे थे और उसमें ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे थे, जो कि
वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आप आ रहे हैं जो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और किसी और कंपनी के लिए आईए कर रहे हैं और आईए का लाइसेंस आपके पास है नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। जो भी टेलीग्राम चैनल ये चला रहे थे उसमें भी अपने क्लाइंट्स का पूरा तरह से केवाईसी नहीं कर रखा था। जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स इनको बनानी होती थी 19 में से 16 स्टॉक की रिकमेंडेशंस की रिपोर्ट तो थी नहीं। मतलब एक तरह से जो भी बवंडर किया जा सकता था इस इंसान ने किया। जब पूरी तफ्तीश की गई तो 4.83 करोड़ रुपीस का पूरा मामला सामने आया। उसके ऊपर सेबी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप पूरा पैसा मत दीजिए, 60 लाख रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी दी जाती है। मतलब 60 लाख के मामला निपट लिया गया। इसके अलावा एक और केस है गोविंद अग्रवाल जी का। अब ये एक रिसर्च एनालिस्ट थे, रजिस्टर्ड थे सेबी के साथ। ये विप्रो कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग्स होते थे उन कॉल्स को अटेंड किया करते थे जस्ट टू हेल्प देम आउट। अब इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी कि विप्रो का ये फलां पर्टिकुलर दिन पे स्टॉक का प्राइस ये हो सकता है। इन्होंने अपने एक टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जाके वो वैल्यू लिख दी कि ऐसा हो सकता है। मार्केट चैटर नाम का इनका ग्रुप था। इस टिप को उठाया गया एक और इंसान के द्वारा जिनका नाम था श्रुति वोरा, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी फर्म में काम करती थी। ये टिप उन्होंने सबको दे दी और सबके हो गए वायरे न्यारे। इसको कहते हैं जी इनसाइडर ट्रेडिंग और इनके ऊपर लगाया करीब 27.89 लाख रुपए का फाइन। अब ये तो हो गए रजिस्टर्ड आ रहे आइए। ऐसे अनरजिस्टर्ड आइए आ रहे तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो वीडियोस आपने कितने देखे होंगे, 1-2 वीडियोस तो हम भी कर चुके हैं, आप भी खुद चेक कर सकते हैं फिनफ्लुएंसर्स, फेक फिनफ्लुएंसर्स सीरीज में। बट एनीवे, अब जब ये शिकायतें आ जाती है ना दोस्तों, तो सेबी को इनको डिस्पोज करना होता है, क्लीन करना होता है। इसके ऊपर क्या होता है, फाइन लगाना होता है, पेनल्टी लगानी होती है और जिनका नुकसान होता है उनको वापस देना होता है। कई बार आईपीएफ जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है उसमें खुद रखना होता है। अब अगर आप सेबी की रिस्कोर्स वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्टेटस दिख जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ मार्केट एंटिटी इन केस में आ रहे और आईए के केस में कितनी कंप्लेंट्स अभी बकाया है और कितने की रिकवरी अभी पेंडिंग है। और तो और नवंबर 2022 की इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने जितनी भी पेनल्टीज लगाई हैं उसमें से अभी भी 67,000 करोड़ रुपीस की पेनल्टी का पैसा रिकवर करना अभी भी बाकी है। एग्जैक्टली स्पीकिंग 67,228 करोड़ रुपीस, और इनको डीटीआर मतलब डिफिकल्ट टू रिकवर के जो एक तरह से सेगमेंट में डाल दिया गया है। अब 31 मार्च 2022 तक का ये नंबर है। उसमें 472 ऐसे केसेस थे जिनको राइट ऑफ नहीं किया गया है लेकिन डीटीआर मतलब डिफिकल्ट टू रिकवर की कैटेगरी में डाल दिया गया है और इसको पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि पैसा ना निकाला जा सके। एंड फाइनली आईपीएफ की खुद की स्पेंडिंग, जब पैसा ले भी लिया जाता है, जिसके मार्च 2021 और मार्च 2022 के नंबर हमारे सामने हैं। मार्च 2021 में आईपीएफ के अंदर नए 320 करोड़ रुपए के करीब पैसा आया गया। उसके अलावा अगर आप 2022 में जाएंगे तो 526 करोड़ रुपए आया है, लेकिन इसमें खर्च कितना किया गया? 2021 में करीब 28 करोड़, 2022 में करीब 7 करोड़, एक्चुअली उससे भी कम। और उसकी भी सेग्रीगेशन आप देखेंगे तो फाइनेंशियल लिटरेसी, सेमिनार्स, इन्वेस्टर एजुकेशन में ना के बराबर पैसा लगाया गया है। एंड मेजर प्रॉब्लम दोस्तों, घुमा फिरा के जहाँ से भी हमने शुरू किया था वीडियो, यहाँ पे पहुँच गए हैं रूट लेवल पे। मेजर इशू यही है, यहाँ पे दिक्कत आती है। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए पैसा पड़ा है सेबी के पास अनयूज्ड, लेकिन लगाया नहीं जा रहा। प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन होता है दोस्तों। इस केस में एग्जैक्टली यहाँ पे प्रॉब्लम है। इस पैसे का एक्चुअल में सेबी को करना क्या है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर जितना पैसा आता है रिकवरी के तहत, जितना भी देना है इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को जिनका नुकसान हुआ है किसी स्कैम या फ्रॉड में, वो देने के बाद जितना भी पैसा बचता है उसका एटलीस्ट 50 to 60% सेबी को इसी में ही एक्सपेंड करना चाहिए। यहाँ पे ही वो एक्सपेंसेस जाने चाहिए। इंडिया के अलग अलग कोनों में जाके लोगों के साथ बात करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट को लेके अवेयरनेस जगानी चाहिए, जो जुआ या जो गलत काम या गैम्बलिंग को लेके या जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना चाहिए। एक तरह से सेबी को पैसे कमाने के और बहुत तरीके हैं। सेबी के ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं जो सेबी के पास पहुंचते हैं। हर 20 रुपए की ब्रोकरेज में सेबी का कुछ कट होता है, तो सेबी वहां से पैसा तो कमा रहा है, लेकिन जो पैसा आईपीएफ के लिए आ रहा है वो पैसा वापस इट शुड गो बैक टू द सोसाइटी, जो कि अभी बिल्कुल नहीं जा रहा है। ये पिछले 2 साल के नंबर हैं, इसलिए पिछले साल के भी नंबर निकाले जा सकते हैं। और ये पैसा और कहाँ लगाया जा सकता है? ये सेम पैसा लगाया जाना चाहिए इंदौर, अहमदाबाद या कहीं पे भी, या मुंबई में भी, जो दुनिया भर में, इंडिया भर में रादर, जो भी अनरजिस्टर्ड आईएआर चल रहे हैं। सेबी को क्या, हम सबको पता है, गूगल पे जाके उनके एड्रेस पड़े होते हैं। मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट। सेबी को स्टैच्यूटरी पावर मिली हुई है कि वो अपनी पुलिस फोर्स क्रिएट कर सकती है। उस पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके ये छापे मारें, रेड्स करें, उनको बंद करवाएं। उनकी दुकानें बंद होंगी तो जो आईएआर रेगुलेटेड तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी फ्रॉड करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उनका जो मार्केट है वो खुल जाएगा। लोगों के पास कहीं ऑप्शन ही नहीं होगा किसी अनरेगुलेटेड एंटिटी के पास जाने का। वो जाएंगे ही सिर्फ रजिस्टर्ड आईए के साथ, आरए के साथ। इससे सेबी की भी रेगुलेटरी पावर बढ़ती है। और तो और जो आईए काम कर ररे हैं, जब वो फ्रॉड करते हैं तो उस केस में उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है।
सुओ मोटो केसेस में, मतलब खुद से सेबी ऑडिट क्यों नहीं करता, रेगुलरली चेक क्यों नहीं करता कि कुछ गलत काम नहीं हो रहे। उनके पास तो सब कुछ है, एवरी डेटा इज देयर, उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, उनकी बैंक स्टेटमेंट्स रेगुलरली ऑडिट की जानी चाहिए, चेक किया जाना चाहिए, कुछ रैंडम स्टिंग्स किए जाने चाहिए, ताकि एग्जांपल्स बने सोसाइटी के अंदर के जो IARA जो रेगुलेटेड तरीके से काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी सेबी की हमेशा नज़र रहती है। एक बिग बॉस की तरह काम करना चाहिए, ताकि जो रेगुलेटेड IARA हैं एटलीस्ट वो तो साफ तरीके से काम करें। अगर ये होगा, अगर मार्केट का साइज बढ़ेगा, अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ को बंद किया जाएगा, तो और लोग चाहेंगे कि वो लाइसेंस लेके काम करें रादर देन वो गलत काम तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि अभी ज़्यादातर केसेस में 90% से भी ज़्यादा केसेस में अनरेगुलेटेड तरीके से इसलिए काम किया जाता है। एंड फाइनली जो भी रेगुलेशंस हैं उनको थोड़ा सा ईज डाउन करना चाहिए, ताकि एक बंदिश ना हो। ऐसा ना हो कि आप ये नहीं कर सकते, आप एक क्लाइंट से इतना पैसा से ज़्यादा नहीं कमा सकते, आप इतने से ज़्यादा क्लाइंट नहीं रख सकते। ये बहुत तरह की IARA के ऊपर या जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर बहुत सारी रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं। इसके बारे में अलग से ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, उसमें आप देख सकते हैं जाके, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऑल ऑफ दिस इकोसिस्टम इज़ वेरी टाइटली कपल्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में आप समझने की कोशिश करें मिस्टर सेबी एंड सेबी की चेयरपर्सन मैम, कि यू हैव अ लॉट ऑफ पावर, प्लीज़ यूज़ इट। यू हैव लॉट ऑफ मनी, प्लीज़ यूज़ इट। यू हैव लॉट ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, आपके पास टाइम की कमी हो सकती है, लेकिन सेबी के पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। दे कैन थिंक मच वाइडर एंड डेफिनेटली जो कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके दोस्त लोग आप भी बता सकते हैं कि और क्या किया जा सकता है। एंड आई होप इंडिया की स्टॉक मार्केट एक एग्जांपल सेट करेगी बाकी दुनिया के लिए कि यहाँ पे फ्रॉड्स नहीं होते, हुआ करते थे किसी टाइम पे, लेकिन यहाँ पे फ्रॉड करना दिक्कत वाली बात है, और जो करेगा वो बहुत अच्छे से भरेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। होपफुली आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों।